मैं पानी के बाहर मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। अरे ये क्या, एक मछली बात कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? पीलू उस मछली को देखकर थोड़ी सी डर जाती है, लेकिन फिर उस पर चढ़ जाती है। जैसे ही पीलू मछली के ऊपर बैठती है, वो मछली अपने पंख फैलाकर उड़ने लगती है। बद्रीपुर के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। वो रोज नदी में अपने नाव लेकर जाती थी और जाल बिछाकर मछलियाँ पकड़ती थी। फिर उनको मछली बाजार में बेचकर अपने परिवार का खर्चा चलाती थी। पीलू मछलियाँ पकड़ने में बहुत माहिर थी और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करती थी। एक दिन सुंदरी उसे रास्ते में मिलती है और पूछती है, पीलू आज क्या बात है, तुम सुबह सुबह ही मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ी? हाँ सुंदरी बहन, सुबह सुबह नदी में कम भीड़ होगी तो मैं शायद ज्यादा मछली पकड़ सकूंगी। घर में माँ की तबीयत खराब है तो पैसों की बहुत जरूरत है। तुम्हारा लगन का जवाब नहीं पीलू, जाओ अच्छे से मछलियाँ पकड़ना। ठीक है बहन। फिर पीलू मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी पहुँची और एक बड़ा सा जाल फेंकी। थोड़ी ही देर में जाल में मछलियाँ फंस जाती है और उसमें एक चमचमाती हुई बड़ी सी गोल्डन फिश भी आती है। तभी अचानक से वो मछली बोल पड़ती है, ये दीदी मुझे छोड़ दो, मैं पानी के बाहर मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। अरे ये क्या, एक मछली बात कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे छोड़ दो ना। पीलू आश्चर्यचकित रहती है और सोचती है, मैं इस मछली से बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ, इतना कि मेरा पूरा कर्जा भी चुकता हो जाएगा, माँ का इलाज भी हो जाएगा और मैं नया घर भी खरीद सकूंगी। सुनो गोल्डन मछली, मैं तुम्हें अपने साथ गांव लेकर चलूंगी, वहाँ तुम गांव वालों से बात करोगी। नहीं, मुझे कहीं मत लेकर जाओ, मुझे नदी में ही रहने दो, यही मेरा घर है, मुझे बख्श दो। पीलू उस मछली की भावुकता देखकर खुद भी भावुक हो जाती है। ठीक है बहन, तुम तो सच में बहुत दुखी हो गई हो, मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं कर सकती। चलो मैं तुम्हें पानी में छोड़ देती हूँ। फिर वो गोल्डन मछली पानी में छलांग लगाते हुए उड़ती हुई चली जाती है और कहती है, थैंक यू पीलू। इसके बाद पीलू बाकी की मछलियों को बाजार में ले आती है। क्या आप जानते हैं हरिया काका, सुंदरी बहन, बबली दीदी, कि मैं आज जब मछलियाँ पकड़ रही थी तब मुझे एक गोल्डन मछली मिली। तो वो कहाँ है पीलू? उसको मैंने वापस नदी में छोड़ दी, फिर वो उड़ती हुई चली गई, रो रही थी बेचारी। क्यों मजाक कर रही हो पीलू, ऐसी कोई मछली नहीं होती है। सभी उस पर हंसने लगे। अगले दिन पीलू फिर से मछली पकड़ने के लिए जाने लगी। उसको देखकर सुंदरी और बाकी के पक्षी उसका मजाक उड़ाने लगे। आज पीलू उड़ने वाला ऑक्टोपस लेकर आएगी। हो सकता है इसे उड़ने वाली शार्क भी मिल जाए नदी में। पीलू उनकी बातों का बुरा नहीं मानती है और अपने काम के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही पीलू नदी में जाल फेंकती है, तभी अचानक से काले बादल छा जाते हैं और जोर से बारिश होने लगती है। नदी में अचानक से पानी बढ़ जाता है और उसकी नाव पलट जाती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, अगर मैं डूब गई तो मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा? बचाओ। पीलू डूबने ही वाली थी कि उसके पास गोल्डन मछली आ जाती है। पीलू आप चिंता मत करो, मैं आपको बचाऊंगी, जल्द से मेरी पीठ पर चढ़ो। पीलू उस मछली को देखकर थोड़ी सी डर जाती है, लेकिन फिर उस पर चढ़ जाती है। जैसे ही पीलू मछली के ऊपर बैठती है, वो मछली अपने पंख फैलाकर उड़ने लगती है। अरे गोल्डन मछली बहन, तुम तो वाकई में कमाल की हो। तुम उड़ रहे हैं, मुझे ये विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुमने मेरी जान बख्शी थी पीलू बहन, इसलिए मैं तुम्हें आज बचा रही हूँ। तुम बहुत दयालु हो। फिर वो गोल्डन मछली पीलू को किनारे लेकर आ जाती है। उड़ने वाली मछली को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या, पीलू सच बोल रही थी, ये उड़ने वाली मछली ही है। गोल्डन मछली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं पीलू, धन्यवाद की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी जब भी मदद लगेगी मैं आ जाऊंगी। फिर वो मछली वापस से पानी में चली गई और आगे भी पीलू और उसकी दोस्ती कायम रहती है।
थोड़ी देर में निधि जन्मदिन का केक काटती है। सभी वह केक खाते हैं। चिंटू खरगोश भी वह केक खाता है। पार्टी खत्म होने के बाद निधि बंदरिया सभी को चॉकलेट देती है। निधि बंदरिया का जन्मदिन आने वाला है और निधि बंदरिया के पापा रॉकी भालू काम से आ गए हैं। निधि की माँ शारदा लोमड़ी रसोई में खाना बना रही है। आज निधि बहुत ज्यादा खुश है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बेटी निधि, कल तुम्हारा जन्मदिन है, तो बताओ बेटा तुम क्या खाना चाहती हो? तुम्हारे जन्मदिन पर मैं सारा तुम्हारा मनपसंद का खाना बनाना चाहती हूँ। मम्मी, आपका जो भी मन हो आप अपनी मर्जी से बना लो, मैं तो कुछ भी खा लूंगी। मम्मी, आपने मेरे जन्मदिन के लिए इतनी बड़ी पार्टी प्लान की, मेरे लिए यही काफी है। मम्मी, बस आप मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। देखा न शारदा, हमारी बच्ची अब बड़ी हो गई है, हमारी कितनी फिक्र करती है। अच्छा निधि बेटा, बताओ तुम्हें अपने इस जन्मदिन पर क्या गिफ्ट चाहिए? हम तुम्हें वही ला कर देंगे। पापा मम्मी, आप मुझे खुशी खुशी जो भी देंगे मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे गिफ्ट के लिए इतना परेशान मत होइए। मैं तो बस चाहती हूँ कि आप मेरे जन्मदिन पर आकर बहुत मस्ती करें। और हाँ पापा, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में जो मोना आंटी काम करती हैं, कल वह भी मेरे जन्मदिन पर शामिल हो और वह भी मेरे जन्मदिन पर बहुत मजे करे। ठीक है निधि, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं अभी तुम्हारी मम्मी से कहता हूँ, वह जाकर मोना से कल जन्मदिन के पार्टी में आने के लिए कह देगी। सुनो शारदा, तुम मोनी लोमड़ी से कह देना वह अपनी बेटी के साथ कल निधि की जन्मदिन पार्टी में आ जाए। ठीक है जी, मैं उसे कह दूंगी। मोना लोमड़ी के आते ही शारदा उसे जन्मदिन के लिए इनवाइट कर देती है। मोना लोमड़ी खुशी खुशी अपने घर जाकर अपने बेटे चिंटू खरगोश से कहती है, अरे चिंटू बेटा, कल निधि का जन्मदिन है और कल तुम्हें मेरे साथ जाना है। उन्होंने अपनी पार्टी में हमें बुलाया है। अगले दिन चिंटू निधि की पार्टी में जाता है। थोड़ी देर में निधि जन्मदिन का केक काटती है। सभी वह केक खाते हैं। चिंटू खरगोश भी वह केक खाता है। यह केक तो बहुत टेस्टी है, पूरा चॉकलेट से बना है। ऐसा केक तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। पार्टी खत्म होने के बाद निधि बंदरिया सभी को चॉकलेट देती है। मेरा तो पेट केक से ही भर गया है। अब ये चॉकलेट मैं कल खाऊंगा, इसे यहीं रख देता हूँ। ऐसा कहकर वह उसे कहीं पर रख देता है। अगले दिन स्कूल से लौटकर उसे याद आता है कि वह चॉकलेट उसने अभी तक खाई नहीं, तो वह उसे उठाकर खाने लगता है। वह बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अरे वाह, ये चॉकलेट तो केक से भी ज्यादा अच्छी है। क्यों ना इसे मैं धीरे धीरे करके खाऊं? एक दिन में खा लूंगा तो कल नहीं खा पाऊंगा। हाँ, मैं आधी कल खाऊंगा और आधी उसके अगले दिन। अगले दिन वह स्कूल से लौटते हुए देखता है कि एक आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे, तो वह भी मन ही मन सोचने लगता है, क्यों ना मैं भी इस आम की पेड़ की तरह अपनी एक चॉकलेट का पेड़ लगाऊं। मैं अभी बाकी बची हुई चॉकलेट अपने घर के आंगन में बो देता हूँ और उसे पानी दे दूंगा। कुछ ही दिन में पेड़ आ जाएगा और मैं बहुत सारी चॉकलेट खाऊंगा और रोज खाऊंगा। वह तुरंत अपने घर जाता है और बची हुई चॉकलेट उठाकर जमीन में गड्ढा खोदकर उसे बो देता है और उस पर मिट्टी डालकर उस पर पानी भी डाल देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहाँ उसकी माँ मोना लोमड़ी आ जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ चिंटू, तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? हाँ मम्मी, मैंने ना यहाँ पर अपनी चॉकलेट डाली है। कुछ ही दिन में ना यहाँ एक बड़ा सा पेड़ उग जाएगा, फिर मैं रोज चॉकलेट खाऊंगा और मम्मी मैं तुमको भी चॉकलेट खिलाऊंगा। अरे मेरे मासूम से बच्चे, ऐसे चॉकलेट का पेड़ थोड़ी उगता है। तुमने लालच में आकर अपनी चॉकलेट भी खराब कर ली। चिंटू को अपनी गलती का एहसास होता है कि वह चॉकलेट के लालच में आकर गलती कर दिया है। पापा, इस बॉक्स पर भी ऐसा ही ताला लगा है। बेटा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके अंदर क्या है बच्चों। इसके अंदर मेरे बचपन का खजाना है। क्या कहा पापा, इसके अंदर आपका खजाना है? क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। एक दिन मोना शेरनी, जो कि चिंटू और निक्की की मम्मी है, वह काम कर रही थी, तो चिंटू वहाँ जाता है। मम्मी मम्मी, वो जो ऊपर जो कमरा है उसमें क्या रखा हुआ है? जब देखो वह कमरा बंद ही रहता है, चलो ना उसे खोल कर देखते हैं।
में, आखिर क्या है उस कमरे में। नहीं चिंटू, जाकर अपनी पढ़ाई करो। चलो, ऐसे काम में तुम्हारा बहुत दिमाग चलता है। मैंने मना किया ना तुम्हें, जिस काम के लिए मना किया जाए वह मत किया करो, लेकिन तुम फिर भी नहीं समझते हो। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। चलो। जब भी मैं आपसे उस कमरे के बारे में पूछता हूँ तो आप मुझे ऐसे ही पढ़ाई के नाम पर भगा देते हो। मुझे बता क्यों नहीं देते कि आखिर उसमें क्या रखा हुआ है। चिंटू बंदर अपनी मम्मी से बोल ही रहा था कि तभी वहाँ ननकी लोमड़ी भी आ जाती है। मम्मी, इस डब्बे को खोलो ना, इस पर ताला लगा हुआ है, इसे खोलकर दिखाओ मुझे इसके अंदर क्या रखा हुआ है। वह कम था क्या जो दूसरी तू आ गई। मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि ये सब पापा का सामान है, इसे हाथ मत लगाया करो। ये सब पापा के जरूरी हो सकता है, इसलिए अब तुम्हें इन्हें रखो और जाओ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मम्मा प्लीज मुझे बताओ ना इसके अंदर क्या रखा हुआ है, इसे खोलकर तो देखो ना, इसके बाद हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। बोला ना बच्चों, नहीं का मतलब नहीं। चलो जाओ, अब मुझे काम करना है और फिर बाजार भी जाना है। तुम खुद अपने पापा से ही पूछ लेना। चलो अब मुझे काम करने दो। थोड़ी देर में मम्मी बाजार के लिए चली जाती है और चिंटू बंदर और ननकी लोमड़ी मौका पाते ही उस डब्बे को फिर से खोलने में लग जाते हैं, मगर ताला लगा होने की वजह से वह उनसे खुलने वाला नहीं था। वह मायूस होकर अपने पापा रॉकी भालू के पास जाते हैं। पापा, आपने इसके अंदर ऐसा क्या रखा हुआ है जो मम्मी इसे हमें कभी नहीं छूने देती? आप इसे खोलिए ना। अच्छा, तो तुम इसे क्यों खुलवाना चाहते हो? पापा इसे खोल दीजिए ना, हमें बस देखना है इसमें क्या रखा है। अच्छा ठीक है, मैं इसे खोल दूंगा, मगर मेरे पास एक और ऐसा ही बॉक्स है, वो भी मैं अभी लेकर आता हूँ, रुको। रॉकी भालू अंदर अपने कमरे में से एक और बॉक्स लेकर आता है जिस पर भी ऐसा ही ताला लगा हुआ था। पापा, इस बॉक्स पर भी ऐसा ही ताला लगा है। बेटा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके अंदर क्या है बच्चों। इसके अंदर मेरे बचपन का खजाना है जो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, तुम्हें इन दोनों बॉक्स में से अपना एक एक बॉक्स पहले ही चूज करना पड़ेगा। तो तुम अपने लिए एक एक बॉक्स चूज कर लो। क्या कहा पापा, इसके अंदर आपका खजाना है क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तो ये वाला बॉक्स लूंगी। तो ठीक है पापा जी, ये वाला बॉक्स मैं लूंगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें से जो भी निकलेगा वो तुम्हें रखना होगा। चलो बच्चों हटो, मुझे ताला खोलने दो। रॉकी सबसे पहले चिंटू वाला बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारी किताबें होती हैं, जिसे देखकर चिंटू बहुत उदास हो जाता है। फिर रॉकी ननकी वाला बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर उसे बहुत सारे खिलौने मिलते हैं, जिसे देख चिंटू और उदास हो जाता है। तब ननकी अपने भाई को देखकर उससे कहती है, भाई क्या हुआ, आप उदास क्यों हो रहे हो? आप तो मेरे भाई हो और जो मेरा है वो आपका भी तो है ना, और जो आपका है वो मेरा है, तो ये खिलौने भी तो आपके हुए ना। चिंटू ये सुनकर बहुत खुश होता है। भैया, अब साथ में इन किताबों को हम पढ़ेंगे और इन खिलौने से भी खेलेंगे। हाँ ननकी, हम पापा के खजाने से बहुत मस्ती करेंगे। तुम तो सच में बहुत समझदार हो मेरे बच्चों। मैं यही तो देखना चाहता था कि तुम दोनों अपने अपने खजाने के साथ क्या करोगे, मगर तुमने उन्हें साथ में खेलने के बारे में सोचा। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तुम मेरे खजाने का फायदा उठाओ और जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो और मस्ती करो। दोनों खिलौने लेकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए बाहर चले जाते हैं। सुंदर जंगल में शेरा का बहुत आतंक था। सभी जानवर उसके गुस्से से बहुत डरते थे। उसी जंगल में एक समझदार खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू हमेशा अपनी चालाकी से बड़े बड़े जानवरों से अपनी जान बचा लेता था, लेकिन वो हमेशा दूसरे छोटे जानवरों की मदद करता था। इस वजह से सभी जानवर उसको बहुत पसंद करते थे। एक दिन रिंकू जंगल में टहल रहा था, तभी उसे छोटू और उसकी पत्नी दिखाई दिए। छोटू भैया, छोटी भाभी, कहाँ घूम रहे हो? कुछ नहीं रिंकू, हम तो ताजी घास और फलों की तलाश में आए हैं। यहाँ की घास तो बहुत हरी भरी है, हम तो सोच रहे थे कि यहीं पास बस जाए। आप लोग क्या शेरा के बारे में नहीं सुने हो? ये उसी का इलाका है। अगर उसने आप दोनों को देख लिया तो आपकी खैर नहीं। शेरा तो बहुत ही क्रूर है। तभी वहाँ शेरा का दहाड़ने की आवाज आती है और सब डर जाते हैं। सुनिए जी, ये तो शेरा की दहाड़ है, अब क्या होगा? आप दोनों उस पेड़ के पीछे से भाग जाओ। और फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ के पीछे से भाग जाते हैं। रिंकू खरगोश, यहाँ पर 2 जानवर आए थे, मैं उनका शिकार करने आया हूँ। क्या तुमने उन्हें देखा है?
जी शेरा जी, मैंने उन्हें उस रास्ते से जाते हुए देखा। रिंकू शेरा को दूसरी तरफ इशारा करके भेज देता है। छोटू और छोटी रिंकू के पास आते हैं। तुम्हारा शुक्रिया रिंकू भैया। अब आप दोनों यहाँ पर घास खाकर जल्दी से चले जाओ। इसके बाद दोनों पति पत्नी घास खाकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन वही दोनों उस घास के मैदान के पास एक तालाब में रिंकू को मिल जाते हैं। छोटू भैया, छोटी भाभी, आप दोनों के जाने के बाद शेरा फिर से आया था और मुझे धमका कर गया है कि अगर अगली बार उसको उसके शिकार का सही पता नहीं मिला तो वो मुझे ही खा जाएगा। आपने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली भैया, आपका बहुत धन्यवाद। दोनों पति पत्नी वहाँ से भाग जाते हैं। तो शेर वहाँ पे आकर कहता है, रिंकू तू, मुझे यहाँ और भी जानवरों की आवाजें आ रही थी। तू किससे बात कर रहा था? जरा बताना मुझे। मेरी धमकी याद है ना? अगर तू मुझे सच नहीं बताएगा तो आज तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। रिंकू बहुत डर जाता है। वो सोचने लगता है, शेरा बहुत ताकतवर है और इससे हर बार झूठ बोलने का एक ही मतलब है कि इसकी दावत बन जाना। अब मैं क्या करूं? मेरी भी जान खतरे में है। सच कहूंगा तो पति पत्नी मारे जाएंगे, झूठ बोला तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन आखिर हम सब कब तक इस शेरा से डर के रहेंगे? सोच क्या रहा है? जवाब दे। शेरा जी, मैं पानी से बात कर रहा था, आप भी बात करके देख लो। पानी से? पानी में क्या है? आप ही देख लो, उसमें शायद आपको शिकार करने के लिए कोई मिल जाए। शेरा पानी में झांक कर देखता है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। रिंकू इशारों से छोटू और छोटी को बुलाता है। ध्यान से आगे जाकर देखो शेरा जी, आपका शिकार है वहाँ। शेरा जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है तभी उसे पीछे से रिंकू और छोटू छोटी धक्का दे देते हैं और उसको तालाब में गिरा देते हैं। मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे बचाओ। शेरा डर के कारण चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बहुत से जानवर आते हैं। शेरा, तुम सबको डराते हो, अपनी ताकत का तुम्हें बहुत घमंड है। अगर तुम हम सबको तंग करना छोड़ोगे तभी तुम्हें बचाएंगे। इसको मत बचाओ रिंकू। नहीं छोटू भाई, पूरे जंगल के सामने ये मदद मांगकर साबित कर चुका है कि इसको भी डर लगता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तंग नहीं करूँगा। और फिर सबके सामने रिंकू रस्सी फेंककर शेरा को बचाता है। शेरा शर्मिंदा हो जाता है और फिर वो कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता है और पूरे जंगल में अब रिंकू की सूझबूझ की तारीफ होने लगती है। इसी तरह से रिंकू इतनी मुश्किल में भी अपनी हिम्मत और होशियारी से मुसीबत खत्म करने में कामयाब होता है। अरे मुझे पागल समझ के रखी हो क्या पीलू चिड़िया? मैं तुम्हें सीक्रेट क्यों बताऊं? मैं अपना क्या नुकसान कर लूं? अभी चलो भागो यहाँ से। अरे ये कालू क्या कर रहा है? पक्षियों के अंडे क्यों चुरा रहा है? एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। पीलू वड़ा पाव बेचकर अपना घर का खर्च चलाया करती थी। जंगल के पक्षी पीलू चिड़िया के ठेले से वड़ा पाव खरीदकर मजे से खाते थे। पीलू के वड़ा पाव की बिक्री देखकर कालू कौवा उससे बहुत जलता था और एक दिन कालू कौवे ने भी अपना ठेला पीलू के ठेले के सामने लगा दिया। कालू आवाज लगाकर वड़ा पाव बेचना शुरू कर देता है। आओ आओ वड़ा पाव खाओ, गर्मा गर्म पंजाबी वड़ा पाव खाओ। अरे हरिया काका इधर आओ, वहाँ कहाँ जा रहे हो? वड़ा पाव खाने? अरे मेरा वड़ा पाव खाओगे तो सब खाना भूल जाओगे। इस तरह से कालू के आवाज देने पर हरिया काका उसके पास जाते हैं। अरे कालू, तूने भी वड़ा पाव की दुकान लगा ली? देखूं तो सही तेरे वड़ा पाव में कितना दम है, जरा एक प्लेट दे। अगर अच्छे नहीं हुए तो मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। अरे हरिया काका, एक बार खा के तो देखो, डबल लोगे। फिर हरी काका कालू के वड़ा पाव खाता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। अरे वाह कालू, तूने तो बहुत ही कमाल के वड़ा पाव बनाए हैं। अब से मैं तेरी ही दुकान में आऊंगा। इसके बाद से तो
कालू की दुकान निकल ही पड़ी। जो भी पक्षी उसके वड़ा पाव खाता उसकी बहुत तारीफ करता। कालू की दुकान चलने से पीलू को अपने वड़ा पाव बेचने में परेशानी आने लगी। इस तरह कई दिन निकल जाते हैं। पीलू को बहुत नुकसान होता है क्योंकि अब उसके ठेले में कोई भी पक्षी नहीं जाता था। पीलू सोचती है मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे ठेले में फिर से भीड़ लगनी शुरू हो जाए, फिर से लोग मेरे वड़ा पाव खाने लग जाएं। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा, नहीं तो मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। ऐसा सोचकर पीलू कालू कौवे के पास जाती है और कालू से कहती है, कालू भैया आप वड़ा पाव में ऐसा क्या मिलाते हो जिससे सभी आपके यहाँ वड़ा पाव खाने आने लगे हैं? आप भी अगर मुझे सीक्रेट बता दो तो मैं कहीं दूर जाकर वड़ा पाव का ठेला लगा लूंगी, जिससे मेरी भी आमदनी फिर से शुरू हो सके। ऐसा सुनकर कालू उस पर गुस्सा करता है। अरे मुझे पागल समझ के रखी हो क्या पीलू चिड़िया? मैं तुम्हें सीक्रेट क्यों बताऊं? मैं अपना क्या नुकसान कर लूं? अभी चलो भागो यहाँ से। इस तरह से पीलू दुखी होकर वापस अपने ठेले पर आती है और सोचती है लगता है अब तो मुझे अपना ठेला बंद करना ही होगा। फिर पीलू शाम में अपनी दुकान बंद करके घर की ओर लौट रही थी। तभी पीलू की नजर कालू पर पड़ती है और पीलू कालू का पीछा करने लगती है। वो देखती है कि कालू दूसरे पक्षियों के घोंसले से उनके अंडे चुरा रहा है। पीलू सोचती है अरे ये कालू क्या कर रहा है, पक्षियों के अंडे क्यों चुरा रहा है। फिर पीलू कालू का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है और देखती है कालू अंडों को ले जाकर वड़ा पाव के मसाले में फोड़कर मिला देता था। पीलू ये देखकर चौंक जाती है। वो सोचती है ओह ये राज है कालू के वड़ा पाव के स्वादिष्ट होने का, ये तो बहुत गलत बात है। फिर पीलू तुरंत उड़कर पक्षियों के पास जाती है और उन्हें पूरा सच सच बता देती है। चिड़िया पीलू से कहती है, पीलू बहन कल ही मेरे दोनों अंडे चोरी हो गए थे, मुझे लगा कि दुष्ट चीलू ने उन्हें चुरा कर ले गया है। दूसरी चिड़िया कहती है, हाँ बहन परसों मेरे भी अंडे मेरे घोंसले से गायब हो गए थे, मुझे लगा कि कोई नाग सांप लेके चला गया है। हरिया काका कहते हैं, चलो चलकर हम उस बदमाश कालू को पकड़ते हैं और उसकी अच्छे से पिटाई करते हैं, वो हमारे अंडे हमें ही खिला रहा है। फिर सभी पक्षी कालू के घर पर धावा बोल देते हैं, क्यों रे कालू तू कितना बदमाश है, तू हमारे अंडे चुराकर हमें ही वड़ा पाव में मिलाकर खिला रहा था, अरे तुझे शर्म है कि नहीं? हाँ कालू भैया तुमको शर्म है कि नहीं? ये क्या तरीका है, तुम हमारे बच्चों को मार रहे हो, उन्हें पैदा ही होने नहीं दे रहे हो और उन्हें हमें ही खिला रहे हो, तुम इस जंगल में रहने के लायक नहीं हो। इतना कहकर पक्षी कालू की बुरी कदर पिटाई कर देते हैं। पिटाई खाकर कालू जंगल छोड़कर भाग जाता है। कालू के भाग जाने के बाद से सभी पक्षियों के अंडे फिर से सुरक्षित हो जाते हैं और पीलू की वड़ा पाव की दुकान एक बार फिर से चल पड़ती है। अब पीलू अपनी मेहनत से अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। इस तरह सभी पक्षी अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो। अरे पिंकी बेटा मुझे तंग मत करो, अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। इतनी क्यों चिंता कर रही है, ये भी कोई समस्या है। एक गांव में पिंकी नाम की लड़की अपनी माँ बाप के साथ रहती थी। पिंकी बहुत सयानी थी, जो कुछ देखती थी उसको अपने पेंसिल से अपनी किताबों में चित्र बनाती थी। पिंकी की इस आदत को माँ बाप की प्रोत्साहन भी था। पिंकी कक्षा दूसरी में पढ़ती थी। एक दिन उसने अपनी किताब में रेलगाड़ी देखी। रेलगाड़ी तो बहुत लंबी होती है, उसको कहाँ पर चित्र बनाए, ये पिंकी की समस्या थी। पिंकी घर आई, माँ मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है, मैं कहाँ बनाऊँ? अरे पिंकी वो क्या बड़ी बात है, अपनी किताब में बनाओ। अरे माँ आप तो इतना भी नहीं समझती हो, किताब तो छोटी पड़ेगी। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो, मैं खाना पका रही हूँ ना। पिताजी मैं रेलगाड़ी की चित्र बनाना चाहती हूँ, कहाँ बनाऊँ? पिंकी के पिता ऑफिस की हिसाब किताब कर रहे थे तो चिढ़ के बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा मुझे तंग मत करो, जाओ ना अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। अरे पापा आपको इतना भी नहीं पता, किताब में रेलगाड़ी की चित्र नहीं बना सकते क्योंकि वो तो बहुत लंबी होती है। तो तभी वहाँ पे पिंकी की दादी बैठी थी। तो दादी को पिंकी की बात सुन के बहुत हंसी आती है और पिंकी को बुला के बोलती है, अरे पिंकी बेटा इतनी क्यों चिंता कर रही है, ये भी कोई समस्या है, जाओ ना स्कूल की दीवार पे बना दो।
दादी की बात पिंकी को बहुत अच्छा लगता है और सोचती है दीवार तो इतनी लंबी इतनी चौड़ी होती है तो रेलगाड़ी तो समा ही जाएगी। तब पिंकी खा के अपना होमवर्क करके सो जाती है और सुबह पिताजी से कहती है, पिताजी आज ना मुझे कलर चॉकपीस की एक पूरी डब्बा चाहिए। पिताजी हंसते हुए बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, क्यों, तुम्हें आज स्कूल में बांटना है क्या? अरे पिताजी नहीं, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनानी है स्कूल की दीवार पर। दिला तो दूंगा, लेकिन घर तक कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अरे चित्र बनाने से कोई कंप्लेंट करेंगे? बिल्कुल नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। तो पिंकी के पापा उसको कलर पेंसिल की डब्बा दिला देते हैं। पिंकी कूदते नाचते स्कूल पहुंच जाती है। पिंकी अपनी रेलगाड़ी की पहली यात्रा याद करती है जो अपने पापा मम्मी के साथ उसने किया था। पिंकी चौक उठाई और फिर क्या था, दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन बना दिया। अरे इंजन तो बहुत सुंदर बना है, इसको अब डिब्बे जोड़ते हैं। तो फिर दूसरी कलर चौक लेके उसमें पहला डब्बा जोड़ दिया, दूसरा डब्बा जोड़ दिया। ऐसे जुड़ते जुड़ते गए, सारे डिब्बे जुड़ गए। जब अपनी चौक पेंसिल खत्म हुई तो पिंकी उठ के देखती है स्कूल की आधी दीवार पर तो रेलगाड़ी बन चुकी थी और पिंकी की क्लास के सारे बच्चे तालियां बजा के पिंकी की कला को सराह रहे थे। अरे पिंकी, तेरी गाड़ी तो बहुत सुंदर बनी है। पिंकी, तुम्हारे रेल में मुझे भी जगह मिलेगी? अरे क्यों नहीं, हम सारे मिलके इस रेलगाड़ी में जाएंगे। फिर क्या हुआ, रेलगाड़ी दिल्ली गई, मुंबई गई, अमेरिका गई, नानी के घर गई और दादाजी के घर भी गई। बच्चों की ख्यालातों में रेल की गाड़ी ऐसे ही लंबे सैर करती रही। तभी क्लास टीचर क्लासरूम में आते हैं और सभी बच्चों की मुस्कुराहट देखते हुए कहते हैं, अरे बच्चों, इतने खुश हो, क्या बात है? तो दौड़ के पिंकी सामने आती है और अपनी बनाई हुई रेलगाड़ी दिखाती है। तब टीचर अपने मन में ये सोचते हैं, बच्चों के मनोबल को बढ़ाई, कल के भविष्य का निर्माण आज से ही होने दे। यह सोच के टीचर ने पिंकी को बिना डांटे बहुत शाबाशी देते हैं और कहते हैं, पिंकी, आपकी ड्राइंग तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप दीवार पे प्रैक्टिस करने के बजाय अगर आपके घर में जाके कोई भी कॉपी में प्रैक्टिस कर लेते तो और भी सुंदर निकल आता। सर, मुझे ना ये लगा कि ट्रेन पुस्तक में काफी नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। इस बात से पिंकी बहुत खुश होती है और टीचर पिंकी की कॉपी में एक अच्छे से सुंदर से रेलगाड़ी बना देते हैं। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था। पर पिंकी बंदरिया और कुन्नू सियार भाई बहन हैं। वो गांव में अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ रहते हैं। एक दिन स्कूल में आते समय पिंकी बंदरिया की नजर कीचड़ में सने एक कुत्ते पर गई। वो बहुत छोटा था और रो रहा था। पिंकी को उस पर तरस आ गया, इसलिए वो उसके पास गई और अपनी बोतल का कच्चा पानी उसने उस पर डाला और उसे अपनी गोद में उठा लिया। पिंकी, छोड़ इसे, देखिए कितना गंदा है और कितनी बदबू आ रही है इसमें से। छी, छोड़ इसको। नहीं कुन्नू, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। पता नहीं इसके माँ बाप कहाँ हैं और देखो तो बेचारा रो रहा है। मैं इसको अपने साथ लेकर चल रही हूँ, ठीक है ना? पिंकी उस कुत्ते को अपने साथ ले आती है और उसको खाना खिलाती है और उसे अपने पास लेटाकर टीवी भी दिखाती है। कुन्नू ये देख बहुत गुस्सा हो जाता है। पिंकी, उतार इसको, ये हम दोनों का बेड है ना, तूने इसको कैसे बिठाया? उतार इसको अभी, कितना गंदा है ये, नाली में रहता है, उतार इसको। कुन्नू, ये छोटा सा ही तो है, जरा सी जगह ले लेगा तो क्या हो जाएगा? कुन्नू अब और गुस्सा हो जाता है और मन ही मन सोचता है, इस कुत्ते की वजह से मेरी बहन मुझे पराया कर रही है और मेरी चीजें भी छीन कर इसे दे रही है। इसका तो कुछ करना होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे मुझसे सब कुछ छीन लेगा। पिंकी उस कुत्ते का नाम रॉकी रखती है। रॉकी के परिवार के बाकी लोग भी रॉकी से बहुत प्यार करने लगते हैं, पर कुन्नू
कुन्नू अभी भी उसे घर से निकालने की तरकीबें सोचता रहता है। एक दिन वो रॉकी की पूंछ में पटाखे जलाने ही वाला था कि तभी वहाँ उसकी माँ चुनमुन नीलगाय आ गई। कुन्नू, ये तुम क्या कर रहे हो? उस बच्चे की पूंछ पर पटाखे क्यों जला रहे हो? कोई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? छोड़ो उसको, लाओ मुझे दो। चुनमुन से डांट खाने के बाद भी कुन्नू नहीं सुधरता और फिर एक दिन रॉकी के खाने में मिर्ची डाल देता है। रॉकी वो दूध पीता उससे पहले ही उसके दादा टुन्नू शेर वहाँ पहुँच गए। कुन्नू, ये दूध लाल क्यों है? क्या मिलाया है इसमें? कुन्नू घबरा जाता है। सच सच बोलो कुन्नू। नहीं कुछ भी नहीं दादाजी, वो तो ऐसे ही हो गया। मैं जानता हूँ तुम रॉकी को जरा भी प्यार नहीं करते हो और उसे घर से निकालना चाहते हो, पर बेटे ये बेचारा भी बहुत छोटा है तो जानता भी नहीं कि तुम इसके साथ क्या क्या कर रहे हो, इसलिए ये सब छोड़ो और उसके साथ प्यार से पेश आओ, ठीक है? दादा के समझाने पर भी कुन्नू नहीं समझता और फिर एक रात वो रॉकी को लेकर जंगल में चला जाता है और उसे कहीं दूर छोड़ाता है और घर आकर सो जाता है। अब उस रॉकी को मैं ऐसी जगह छोड़ कर आया हूँ जहाँ से वो चाह कर भी वापस नहीं आ सकता और मैं जीऊंगा चैन की जिंदगी। अंधेरी रात हो चुकी थी, घर में सब सो चुके थे कि तभी एक लोमड़ी चोर उनके घर में घुस जाती है और एक एक करके घर का सारा कीमती सामान चुरा लेती है। पर जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखती है वैसे ही रॉकी भौंकने लगता है और घर वाले सारे लोग जाग जाते हैं। तब तक रॉकी लोमड़ी चोर को हिलने तक नहीं देता। अच्छा, तो ये चोर हमारे घर में चोरी करने आया था। शाबाश रॉकी, अगर आज तुम नहीं होते पता नहीं क्या हो जाता। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था, पर पता नहीं ये वापस कैसे आया। यही तो खासियत है मेरे दोस्त की। रॉकी, मुझे माफ कर दे प्लीज। सॉरी यार, अब हम दोस्त बन सकते हैं, तू दोस्ती करेगा मेरे से? रॉकी अपना एक पैर आगे बढ़ाता है और अब दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। रॉकी कुन्नू का भी दोस्त बन जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहते हैं।